बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जगदलपुर से आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस प्रमेय था उसका तीसरा एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे। एक समान गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले मेरे 7 वीडियो आप तक पहुंचे होंगे और ये मेरा 8वां वीडियो है। यदि आपको उन वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो अभी जो बन रहा है और आने वाला जो वीडियो है वो आप तक समय पर पहुंच सके और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए, ये जो आज हम देखेंगे एक समान गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मेरे पास ये एक गोलीय कवच है। इस गोलीय कवच को मान लीजिए मैं अपने तरीके से आवेशित करता हूं। कहने का मतलब, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें मैंने कुछ बल्ब्स लगाए हुए हैं इसके अंदर में। ये एक गोलीय कवच है और इसको मैंने मान के चलिए कि एक बल्ब से आवेशित किया है। ये मान करके कि जो कवच को क्यों से आवेशित किया जाता है उसके जगह पर मैंने यहाँ पर एलईडी बल्ब का उपयोग किया है। आज इस पर चर्चा करेंगे हम और देखेंगे कि यदि इस गोलीय कवच के ऊपर में एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के 3 अलग अलग केसेस आएंगे कि यदि कोई बिंदु इस गोलीय कवच के गॉसियन सरफेस यानी इस कवच के बाहर है, एक यानी इसकी अगर त्रिज्या कैपिटल आर है तो उससे बाहर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और इस कवच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और इस कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ये आज हम गणना करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि मान लेते हैं ये एक हम आर त्रिज्या का गोलीय कवच हमने लिया है और इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, कैपिटल आर। ये त्रिज्या का हमने एक गोलीय कवच लिया है और इससे आर दूरी पर, यानी मान लेते हैं एक बिंदु मैंने पी बिंदु लिया है जो इससे आर दूरी पर है। इसको क्यू आवेश से आवेशित किया, मैंने क्यू आवेश दिया है तो ये आवेशित हो गया है। और इससे 3 अलग अलग केसेस में, पहले मैं अगर स्मॉल आर दूरी पर जो कि इस कवच से बाहर है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूं और एक इसके सरफेस पर, पृष्ठ पर और उसके अंदर 3 अलग अलग केसेस लेंगे। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट, जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर है, स्थित है। कहने का मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कहने का मतलब ये गोलीय कवच जो हमने लिया है उसको हमने क्यू आवेश से आवेशित किया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और हम एक बिंदु P ले रहे हैं और उस P बिंदु में Q को जो O बिंदु पर क्यू आवेश है सेंटर पे, उसको R को त्रिज्या मान करके हमने उसके बाहर एक गोलीय कवच और यहाँ गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ। यह गॉसीय पृष्ठ का हमने निर्माण किया है स्मॉल आर दूरी पर। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर स्थित है। तो इसके लिए केस देखें तो यह बिंदु P हमने लिया है और ये इससे आर दूरी पर स्थित है और हमने एक कवच का निर्माण या स्फेयर का निर्माण किया है और हर जो दूरी है वो स्मॉल आर
बराबर बराबर दूरियां, यानी केंद्र से बराबर दूरियों पर ये निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो E की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, पहले भी हम कई बार ले चुके हैं कि E की दिशा, और यहाँ पर जो ds होगा, छोटा सा हमें ds ले तो इसकी दिशा भी E की दिशा पर ही होगी, यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो समानांतर होगा, यानी दोनों के बीच जीरो एंगल कोण बनेगा। तो इस स्थिति में हम बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, तो यदि हम बात करें कि इस जो बाह्य पृष्ठ है, इस गोली कवच से बाहर पृष्ठ है, उस पर फ्लक्स का मान क्या होगा, इसका हम डेमो भी देखेंगे कि हम गोली कवच के बाहर में हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया है और उसमें से यदि फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो कैसे निकल रहा है और उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक, अगर इसको हम थ्योरी में लिखें तो माना कि एक समान गोली कवच से बाहर एक बिंदु P स्थित है जो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। हमें मान के चल रहे हैं कि ये जो Q आवेश है वो इसके केंद्र पर है, या हमने जो आवेशित किया है वो बाद में ये स्थिति पता लगेगी कि जो हमने आवेश दिया है वो उसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर से वो r दूरी पर स्थित है और जो पृष्ठ फ्लक्स जो होगा वो बाहर की ओर निकल रहा है। इसमें हमने एक अल्पांश ds, इसमें एक छोटा सा अल्पांश ds की अल्पांश पृष्ठ बोल लीजिए, ds की कल्पना करते हैं और क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस छोटे से पृष्ठ ds से लंबवत बाहर की ओर होगी तथा E की दिशा और ds की दिशा, पृष्ठ ds की दिशा भी पृष्ठ से बाहर लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ds की दिशा और E की दिशा वो पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, और चूंकि ये डिस्टेंस r बराबर है, यानी सारे तरफ r डिस्टेंस है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सब तरफ बराबर होगी, समान होगी। तो ये एक चीज आपको क्लियर होती है। उसके बाद बाह्य गोले के बाद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। अब यदि हम फ्लक्स की बात करें तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स वो क्या होगा, हम पहले भी गॉस थ्योरम में देख चुके हैं
कि जो गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, ये छोटे छोटे जो ds क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स से का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान हमको मिल जाएगा। तो मान लेता हूं मैं उसको फाई ई कहता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज बंद परिपथ ई डॉट ds, यानी ई ds जो है इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान है, परंतु हमने क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन कर लिया है, समाकलन कर लिया, तो ई डॉट ds बंद परिपथ। तो इससे आप देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो अगर मैं एंगल लूं तो ई डॉट ई ds cos थीटा, तो cos 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री एंगल लेंगे। और cos 0 का मान हमें पता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये मिल जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। और इस पूरे सरफेस जो है गॉसियन पृष्ठ है उसका यदि पृष्ठ ले तो हम ds का मान इंटीग्रेशन में मिलेगा e 4 पाई r स्क्वायर। तो इससे हम फाई ई जो हमको मिला, अभी हमने फाई ई निकलने वाले गॉसियन पृष्ठ से निकलने फ्लक्स की गणना की है। अब हम जानते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, गॉस प्रमेय में हमने देखा है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो उसका उपयोग करेंगे। तो गॉस प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो जाता है और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यदि हम देखें तो समीकरण 1 और 2 से दोनों फ्लक्स का मान है, तो हमको मिल जाएगा ई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इससे ई की गणना हो जाएगी, इसलिए ई इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिली है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये किसी भी r दूरी पर स्थित किसी आवेश से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम पहले भी इसकी गणना कर चुके हैं, तो ये आपको मिलेगा। तो कवच के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसके केंद्र, गोले के केंद्र पर स्थित आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो ये एक चीज, पहला केस हमको मिलता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर। अब हम दूसरा केस देखें यदि, तो हम दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2, जब बिंदु गोली कवच पर स्थित हो, कहने का मतलब कंडीशन ये मिल रही है हमको r इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर सिंपल है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने ये कैलकुलेशन किया है उसी में हम जो समीकरण अभी हमें मिला है, समीकरण नंबर हम 3 यदि बोल दे उसे, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 होगा। इस समीकरण नंबर 3 में हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे। तो समीकरण 3 से सेकंड केस, जब बिंदु गोली कवच पर स्थित हो, यानी ये बिंदु P जो है वो यहां पर स्थित है। पहला केस यहां पर, दूसरा केस यहां पर स्थित है P, यानी उस गोली कवच पर ही स्थित है। तो इस कंडीशन में E का मान जो हमको मिलता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर, यानी समीकरण 3 में r इज इक्वल टू कैपिटल R रखने पर
ये केस हमको मिल जाएगा, यानी हमने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो हमको ये सेकंड कंडीशन मिला कि यदि बिंदु P इस कवच पर ही स्थित है तो, राइट। अब हमको थर्ड केस जो मिलेगा वो केस नंबर थर्ड, जब बिंदु गोली कवच के अंदर, यानी इसके अंदर, इस कवच के अंदर स्थित हो। इस कंडीशन में मींस आर इज लेस देन कैपिटल आर। हमारा जो केस थर्ड है वो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में चूंकि जब भी हम किसी गोली कवच, हॉलो कवच को हम यदि स्फेरिकल शेल को यदि हमने क्यू आवेश दिया है, तो वो पूरा का पूरा आवेश जो होता है वो उसके बाउंड्री पर स्थित जो कवच का पार्ट रहता है, तो वो पूरा का पूरा आवेश जो है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो केंद्र पर नहीं होता। तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, यानी पूरा का पूरा जो आवेश है वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस समय इस केस में R इज लेस देन स्थिति में हमको Q इज इक्वल टू 0 मिलता है, यानी Q का मान हमारा 0 होता है। इसलिए E इज इक्वल टू हमको समीकरण नंबर 3 से यदि देखें, 3 से ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। Q का मान यदि 0 हो जाएगा तो हमारा E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये स्थितियां आपको मिलेगी। इसका हम अब डेमो एक देखते हैं कि जो भी मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं उस कंडीशन में जो हमने अभी एक छोटा सा हमने दिखाया था आपको, ये बॉल वाला। अब हम वो स्थिति लेते हैं कि इस बॉल को यदि हमने मान लेते हैं इसके अंदर रखा है, किसी यानी गॉसियन सरफेस हमने रखा है, गॉसियन सरफेस बनाया है और उस गॉसियन सरफेस में वो बॉल है। ये देखिए, ये मेरा एक डेमो है। इसमें मैं ये मान रहा हूं कि ये देखिए, ये मैंने बॉल लिया था पहले और ये एक मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, बैलून का मैंने बनाया हुआ है और इसके अंदर में वो छोटा सा स्फेरिकल शेल है जो कि उसके केंद्र पर मैं मान के चल रहा हूं और बराबर दूरी पर ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया हुआ है और उसके बीच में एक स्फेरिकल सेल लिया हुआ है जिसको कि हमने Q चार्ज से चार्ज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कई बार बताया आपको कि मैंने एलईडी बल्ब से किया हुआ है, ये मान करके कि वहां से जो बल रेखाएं निकल रही है, जो Q आवेश से जो बल रेखाएं निकलती है और इस बल्ब से जो बल रेखाएं निकलती है उसको मैं बराबर मानते हुए ये डेमो दिखा रहा हूं आपको। और यहाँ से आप देखिए सेंटर पे मैंने छोटा सा स्फेरिकल सेल लिया, उसको चार्ज किया है बल्ब से और उसके बाद ये मैंने आपका गॉसियन सरफेस बनाया है और गॉसियन सरफेस ये बल रेखाएं यहाँ से या फ्लक्स निकल रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक मेरा नया दूसरा डेमो था जिससे मुझे उम्मीद है कि ये पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे गॉसियन पृष्ठ लेते हैं और कैसे उसके अंदर में ये कवच रखा हुआ है, स्फेरिकल सेल रखा हुआ है और उसमें से जो आवेश निकल रहा है। और तीसरा जो केस है वो जरूर मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि तीसरा केस उसके अंदर की स्थिति है, यानी कि अगर ये जो बॉल है उस बॉल के अंदर में वो आर जो है उसके अंदर स्थित है तो वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। तो ये आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि ये तीन स्थितियां, यानी जब बाहर स्थित है P बिंदु और जब उसके पृष्ठ पर स्थित है और जब उसके अंदर स्थित है तो उस समय पूरा का पूरा आवेश जो है वो यहाँ पर। अब उसका एक वो है
अभी हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें आप देखिए एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये सेंटर है इसका, और अभी हमने लिया है सेंटर, और ये हमने प्लस आवेश दिया हुआ है इसको, ये शेल है स्फेरिकल शेल, और हमने इसको प्लस आवेश से आवेशित किया है। और इसकी जो कंडीशन यहां तक आप देखिए, पृष्ठ पर क्योंकि कोई आवेश नहीं होता, जीरो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहां आवेश नहीं है तो ये पूरा का पूरा उसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है समान रूप से। और अगर ये ग्राफ में लो इसके बाहर और इसके अंदर, अंदर की कंडीशन, यहां पर कंडीशन बन रही है, ये है ई की दिशा और ये है स्मॉल आर की दिशा। तो इसमें कंडीशन ये r इज इक्वल टू आर का केस हो गया, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू आर, ये केस हो गया जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दूसरा यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका कैपिटल R है, और ये जो केस है यहाँ पर r इज लेस देन r का केस, यहाँ पर यदि मैं इसको स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये इसके अंदर की स्थिति है। और यहाँ पर जो है ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, ये तीन केसेस। उसका यदि कैलकुलेशन हम देखें तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर जो आ रहा है ये अभी हमने लिया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये स्थिति बन रही है। और इसके बाहर जो है धीरे 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 ये आपका 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये हम, क्योंकि पहला जो हमने केस लिया था इसमें स्मॉल r आएगा, तो स्मॉल r धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता चला जाएगा। तो ये जो केस होगा ये आपका केस देगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, और यहाँ पर बीच में 0। तो इस प्रकार ये तीन स्थितियां हमने देखी थर्ड केसेस में स्फेरिकल सेल में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो कुछ और डिफरेंट पोर्शन हम देखेंगे। अगर इसका और एप्लीकेशंस कोर्स में होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद कुछ मैथ्स पोर्शन होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।